गुड मॉर्निंग फैमिली, मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अंदर हम डे 12 पर काम कर रहे हैं। डे 11 तक ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इंडिया के अंदर अगर आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, किसी स्टेट लेवल का पीसीएस हो, एनटीपीसी रेलवे हो, या अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम के अंदर। ये 2000 क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज़ है जो बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस को लिया गया है, बहुत सेलेक्टिव बकेट्स को लिया गया है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फ्यूचर में भी पास्ट में भी देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और फ्यूचर में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। राइट, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो किस नदी को कहते हैं बिहार का शोक? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। किस नदी को कहते हैं बिहार का शोक? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। बिहार का गांधी, अगर क्वेश्चन आता है कि बिहार का गांधी किससे कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में। कहाँ पे? सासाराम बिहार में स्थित है शेर शाह सूरी का मकबरा। दोबारा पढ़ते हैं। अगर आता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। क्वेश्चन आएगा बिहार का गांधी किसे कहते हैं? बिहार का गांधी कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन अगर ये आता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है कि गुजरात की राजधानी का नाम क्या है, तो गुजरात की राजधानी का नाम है गांधीनगर। क्या नाम है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष बनाया गया था, तो किस वर्ष में, किस साल के अंदर दिल्ली को भारत की राजधानी का दर्जा मिला था? 1912 में। कब मिला था? 1912 के अंदर दिल्ली को भारत की राजधानी का दर्जा मिला था। नेक्स्ट है कि सरपंच के चुनाव की आयु सीमा कितनी होती है, तो सरपंच के चुनाव की आयु सीमा कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है? 21 वर्ष होती है। अगर लोकसभा के बारे में बात की जाएगी तो कितनी होगी? 25 वर्ष होगी। राज्यसभा के बारे में बात की जाएगी तो कितनी होगी? 30 वर्ष होगी। और इनकेस अगर ये क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आयु सीमा कितनी होती है, तो कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट है यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी द्वारा रचित है यंग इंडिया। अगर मालगुडी डेज के बारे में पूछा जाएगा, मालगुडी डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में आ चुकी है। मालगुडी डेज के रचिता है आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण द्वारा रचित है मालगुडी डेज। स्पीड पोस्ट के रचिता कौन है? शोभा डे। किसके द्वारा रचित है? स्पीड पोस्ट शोभा डे के द्वारा रचित है। और यामा की रचना किसने की थी? महादेवी वर्मा ने। किसने की थी? महादेवी वर्मा ने की थी यामा की रचना। तो यंग इंडिया किसकी रचना है? महात्मा गांधी की है। मालगुडी डेज किसकी रचना है? आर के नारायण की है। स्पीड पोस्ट किसकी रचना है? शोभा डे की रचना है। और यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है यामा। नेक्स्ट है कि किस तिब्बती लेखक द्वारा कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। तो दो ग्रंथ है, कंग्यूर और तंग्यूर। इस ग्रंथ की जो रचना है वो किस तिब्बती लेखक द्वारा की गई थी, तो उनका नाम क्या है? तारानाथ। क्या है? तारानाथ द्वारा, दो की कौन है? एक तिब्बती लेखक है, इनके द्वारा कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। नेक्स्ट है कि ग्रेट चैलेंज किन दो स्थानों को आपस में अलग करता है, तो ग्रेट चैलेंज द्वारा कौन सी दो जगहों को आपस में अलग किया जाता है, तो निकोबार और सुमात्रा। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग किया जाता है किसके द्वारा? ग्रेट चैलेंज के द्वारा। इनकेस क्वेश्चन आता है कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में कौन सा चलन है, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में ग्रेट चलन है। कौन सा चलन है? ग्रेट चलन है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ई टॉर्सेली के द्वारा। किसके द्वारा? ई टॉर्सेली के द्वारा किया गया था बैरोमीटर का आविष्कार। डायनमो का आविष्कार किसने किया है? डायनमो का आविष्कार किया है माइकल फेराडे ने। भाप के इंजन का आविष्कार किया गया है जेम्स वॉट के द्वारा। और फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? लेविस वाटरमैन के द्वारा किया गया है। तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है? ई टॉर्सेली ने। डायनमो का आविष्कार किया है माइकल फेराडे ने। भाप के इंजन का आविष्कार किया है जेम्स वॉट ने। और फाउंटेन पेन का आविष्कार किया है लेविस वाटरमैन ने। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाते हैं 16 सितंबर को। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनकेस क्वेश्चन आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो ओजोन
ओजोन जो परत है उससे संबंधित है। मार्टियल जो प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को बनाया जाता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, किस किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। दोबारा करते हैं। ओजोन दिवस के बारे में पूछेगा तो क्या आंसर है? 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर मार्टियल प्रोटोकॉल के बारे में पूछता है कि मार्टियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो मार्टियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है। और क्वेश्चन आता है कि समताप मंडल में या फिर ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, या समताप मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो जो ओजोन है वो समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रथम प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो कौन सा भारत का पहला प्रधानमंत्री है जिसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो किन्होंने दिया था? मोरारजी देसाई द्वारा। मोरारजी देसाई द्वारा प्रधानमंत्री की पोजीशन से पहली बार क्या दिया? त्यागपत्र दिया गया था। और अगर इनके क्वेश्चन आता है कि मोरारजी देसाई का जो कहते हैं समाधि स्थल है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अभय घाट। नेक्स्ट है कि भारत में दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? भारत के अंदर गोवा में है। कहाँ पे है दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? गोवा में है। क्वेश्चन कभी आता है कि गोवा को किस वर्ष स्वतंत्र कराया गया था? तो यह गोवा का स्वतंत्रता दिवस क्या है? तो गोवा का जो स्वतंत्रता दिवस है वो है 1961। कब है? 1961। और किसके द्वारा कराया गया था, मतलब किन से करवाया गया था? पुर्तगालियों से कराया गया था। क्वेश्चन भी आता है कि कौन भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे? तो पुर्तगाली जो थे भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। लास्ट में कब गए थे? 1961 में। कौन सी जगह को छोड़कर? गोवा को छोड़कर। क्वेश्चन अगर आएगा कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? गोवा में ही स्थित है। सबसे छोटी तटीय रेखा के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो क्या है? गोवा। गोवा की जो समुद्री तटीय रेखा है वो सबसे छोटी है। और अगर क्वेश्चन आता है कि सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में ही मनाया जाता है। दोबारा रिपीट करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? गोवा के अंदर स्थित है। 1961 के अंदर गोवा को स्वतंत्र कराया गया था। किन से कराया गया था? पुर्तगालियों से कराया गया था। भारत में आने वाले पहले और सबसे लास्ट में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? आपका गोवा में स्थित है। गोवा की जो समुद्री रेखा है, समुद्री जो तट रेखा है वो सबसे छोटी है। और जो सिग्मो फेस्टिवल है वो भी कहाँ मनाया जाता है? वो भी गोवा के अंदर ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो कौन सा पुरस्कार है जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाएगा? रेमन मैग्सेसे। क्या? रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है उसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और ये कब स्टार्ट किया गया था? 1957 में इसको स्टार्ट किया गया था। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसकी याद में दिया जाता है? तो फिलिस्तीन के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है रेमन मैग्सेसे, इनकी याद में दिया जाता है। ठीक है, तो एशिया का नोबेल के बारे में बात आएगी तो क्या है? तो एशिया का जो नोबेल है वो रेमन मैग्सेसे है। 1957 में ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा दर्रा कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है? तो किस दर्रे के द्वारा, किस प्राकृतिक दर्रे के द्वारा कोयम्बटूर से कोचीन जाने का रास्ता है? तो कौन सा है? पाल घाट। कौन सा? पाल घाट। यानी कि अगर कोयम्बटूर से आपको कोचीन जाना है तो हम कहाँ से होकर जाएंगे? पाल घाट से होके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कर्क रेखा का अक्षांश कितने डिग्री है? तो कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री पे है कर्क रेखा का अक्षांश। जो कर्क रेखा है इसका जो अक्षांश है वो कितना है? 23.5 डिग्री। नेक्स्ट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन सा है? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन सा है? सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर भारत कहते हैं रत्न से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी है। नेक्स्ट है कि किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट के नाम से किसे जानते हैं? मध्य प्रदेश को जानते हैं। किसे जानते हैं? मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध। कौन सा बांध? भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा बांध है कहाँ पे? ये पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है कि अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अहिल्याबाई के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो जवाहर सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी पर बनाई गई है। कौन सी नदी पर बनाई गई है जवाहर सागर परियोजना? चंबल नदी पर बनाई गई है जवाहर सागर परियोजना। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाओं की रचना की गई है? तो ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद से संबंधित आप अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के अंदर जो इंद्र है इनके लिए कितनी रचनाओं की रचना की गई है? तो इनके लिए 250 रचनाओं की रचना की गई है। कहाँ पे? ऋग्वेद के अंदर। किसके लिए? इंद्रदेव के लिए। नेक्स्ट है कि दूध में कौन सा विटामिन उपस्थित नहीं होता है? तो कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता दूध के अंदर? विटामिन सी नहीं पाया जाता। कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो किसके द्वारा रचित है लाइफ डिवाइन? यह है अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा रचित है लाइफ डिवाइन? अरविंद घोष के द्वारा रचित है लाइफ डिवाइन। मालगुडी डेज के रचयिता कौन है? आर के नारायण। स्पीड पोस्ट के रचयिता कौन है? शोभा डे। और यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है यामा। लाइट डिवाइन के रचयिता कौन है? अरविंद घोष। मालगुडी डेज आर के नारायण। स्पीड पोस्ट शोभा डे और यामा महादेवी वर्मा। किस खिलाड़ी को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पर्ल के नाम से जानते हैं हम पेले को। किसको जानते हैं? पेले को जानते हैं ब्लैक पर्ल के नाम से। नेक्स्ट है नागार्जुन बांध परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो नागार्जुन जो बांध परियोजना है वो किस नदी से संबंधित है? कृष्णा नदी से संबंधित है कहाँ पे? तेलंगाना में है। कहाँ पे? तेलंगाना में है। कृष्णा नदी से संबंधित है। कौन सी परियोजना? नागार्जुन सागर बांध परियोजना। इनके अगर क्वेश्चन आता है कि सोमाशिला बांध कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कौन सी नदी पे है? पेनार नदी पे है। तो सोमाशिला बांध पेनार नदी पे स्थित है और है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पे स्थित है और है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम बांध कहाँ पे? श्रीशैलम कृष्णा नदी पे है और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे दो है, एक है सोमाशिला बांध जो कि पेनार नदी पे है और एक है श्रीशैलम बांध जो कि कृष्णा नदी पे है। और नागार्जुन सागर बांध परियोजना कहाँ पे है? वो भी कृष्णा नदी के स्थित है मगर कहाँ पे है? तेलंगाना में है। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री हेंग स्वांग द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी जिसमें 138 देशों का वर्णन मिलता है? तो जो चीनी यात्री था हेंग स्वांग उसने कौन सी ऐसी पुस्तक की रचना की थी जिसके अंदर 138 देशों की का वर्णन मिलता है? तो उसका नाम है सी यू की। क्या है? सी यू की। सी यू की जो पुस्तक है उसके अंदर 138 देशों का वर्णन मिलता है। किसके द्वारा रचित है? ये चीनी यात्री हेंग स्वांग के द्वारा रचित है। अष्टाध्यायी पुस्तक के रचयिता कौन है? पाणिनि। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। और रात तरंगणी के रेखा कौन है? कल्हण। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो सौर मंडल के बारे में बात करें तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पे है? ओलंपस मोनस है। कौन सा है? ओलंपस मोनस। और है कहाँ पे? मंगल ग्रह पे है। कहाँ पे? मंगल ग्रह पे। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो है ओलंपस मोनस और है कहाँ पे? मंगल ग्रह पर स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? तो ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है लोनार झील और है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कौन सी झील है? लोनार झील। क्वेश्चन अगर आता है कि भारत की कौन सी झील है जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है? तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील का नाम है लोनार झील। है कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्टम्बोली ज्वालामुखी को। किसको? स्टम्बोली ज्वालामुखी जो है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है? ओलंपस मोनस। है कहाँ पे? मंगल ग्रह पे है। ज्वालामुखी के उद्गार से बनी झील कौन सी है? लोनार झील। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वो किसे कहते हैं? स्टम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एलिफेंटा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मुंबई में है। और कहाँ पे है? किसके द्वारा बनाई गई थी? राष्ट्रकूटों के टाइम पीरियड के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है और ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाई गई थी। अगर आप बॉम्बे में जाएंगे तो जो ताज होटल है उसके सामने से ही बोट्स चलती है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया के वहाँ से बोट चलती है और अराउंड 200 रुपीज़ का फेयर रहता है इनका। और आपको 1 आवर या 2 आवर लगते हैं आपको जाने में। और काफ़ी अच्छा, मतलब अगर आप जाते हैं तो आपको पूरा पैसा वसूल है। 200 रुपये पूरे वसूल है आपके, क्योंकि बोट के अंदर ही आपके 200 रुपये पूरे वसूल हो जाते हैं। आने जाने का ट्रैवल है। और अंदर जाके एलिफेंटा केव, मगर ये है कि बहुत दूर पड़ती है। जैसे आप ट्रैवल जो उसका वॉकिंग डिस्टेंस है वो बहुत दूर है, मतलब काफ़ी हाइट पर जाके पड़ती है। मगर अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बॉम्बे जाते हैं तो आप जरूर जाके एलिफेंटा केव्स को देखिए। और आई थिंक मंडे को शायद ये बंद होती है। नेक्स्ट है
पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तो पृष्ठ तनाव है, इसका एसआई मात्रक क्या है? इसका है न्यूटन पर मीटर। क्या है? न्यूटन पर मीटर जो है वो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है। आवेग का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन पर सेकंड। क्या है? न्यूटन पर सेकंड आवेग का एसआई मात्रक है। और बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है न्यूटन पर सेकंड, आवेग का एसआई मात्रक है पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर है, और आवेग का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन पर सेकंड है, और जो बल का जो एसआई मात्रक वो क्या है? न्यूटन है। नेक्स्ट है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे? असम में है। कहाँ पे? असम में। ये मैंने पहले भी कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा पढ़ते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? असम में है। नट पूजा और बिहू नृत्य कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। और माजुली द्वीप भी कहाँ पे है? असम में ही है। कहाँ पे? असम में। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। नट पूजा और बिहू लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। और माजुली द्वीप भी कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न पदार्थों से। खाद्यान्न का जो उत्पादन होता है इससे संबंधित है हरित क्रांति। रजत क्रांति का जो क्या कहते हैं, रजत क्रांति का संबंध है वो है अंडा उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली के उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। और पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पीसीएस के एग्जाम के बारे में बात करें, चाहे ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में बात करें। सिर्फ ये होगा कि ग्रुप डी के अंदर एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन होगा और पीसीएस के अंदर एक मैचिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, मगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हरित क्रांति जो है वो खाद्य उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है आपके मछली उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। और पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। ये भूरी क्रांति और पीली क्रांति ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित रखती है और पीली क्रांति आपकी तिलहन से संबंध रखती है। नेक्स्ट है कि हीराकुंड डैम और भाखड़ा नंगल बांध किस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था? तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो परियोजना थी, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उस कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर हीराकुंड बांध और भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया था? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी जो 1951 से 1956 के बीच में चली थी, इस परियोजना के अंतर्गत हीराकुंड बांध और भाखड़ा नंगल बांध को बनाया गया था। नेक्स्ट है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बने बिना अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? क्वेश्चन कहना चाहता है कि कोई व्यक्ति है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अगर किसी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वो अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो कितने दिनों तक? 6 महीने तक रह सकता है। कितने दिनों तक? 6 महीने तक रह सकता है अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ये कहते हैं एटीपी को। किसको? एटीपी को कहते हैं कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। और इसका नाम क्या है? एडिनोसिन टाई फॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन टाई फॉस्फेट इसका नाम होता है, शॉर्टकट इसका एटीपी है। नेक्स्ट है कि इंग्लिश चैनल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इंग्लिश चैनल कहाँ पे? इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है। कहाँ पे इंग्लिश चैनल कहाँ पे है? इंग्लैंड और फ्रांस के जो मध्य जो है वो है इंग्लिश चैनल। क्वेश्चन आएगा कि इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य कौन सा चैनल है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में इंग्लिश चैनल है। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में कौन सा चैनल है? इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में इंग्लिश चैनल स्थित है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षण एवं वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यानी कि इसका जो पूरा नाम ये है, इसका नाम क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? क्वेश्चन देखो वही बात है कि अगर आप ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे तो क्वेश्चन से भी आएगा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है। और अगर आप पीसीएस लेवल की बात करेंगे तो क्वेश्चन आएगा संयुक्त राष्ट्र शिक्षण वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है। तो क्वेश्चन सेम ही होता है पर उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा घुमा दी जाती है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? फ्रांस पेरिस में है। कहाँ पे? फ्रांस पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। नेक्स्ट है कि झेलम नदी के किनारे इसमें से कौन सा शहर बसा हुआ है? तो यहाँ पे तो ऑप्शन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? श्रीनगर। जो श्रीनगर है वो कहाँ बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन ये आएगा कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में एक बार ही आया हुआ है। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे पे बसा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। तो कप से संबंधित और ट्रॉफी से संबंधित जो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो रंगास्वामी जो कप है वो हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। तो हॉकी के और भी करते हैं। रंगास्वामी कप आए, नेहरू कप आए, रणजीत सिंह कप आए या आगा खां कप आए, ये सब के सब कप आपके हॉकी से संबंधित है। दोबारा रिपीट करते हैं, रंगास्वामी कप आए, रंगास्वामी कप, नेहरू कप, रणजीत सिंह कप या आगा खां कप। रंगास्वामी कप, नेहरू कप, रणजीत सिंह कप और आगा खां कप सबके सब किससे संबंध रखते हैं? हॉकी से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन इन केस आगे आता है कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है, तो आगा खां कप का संबंध आपका हॉकी से है। नेहरू कप का संबंध किससे है, तो नेहरू कप का संबंध आपका हॉकी से ही है। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है संथाल जनजाति। नेक्स्ट है, 1987 में 1987 में यूनेस्को द्वारा भारत की किन किन जगहों को शामिल किया गया था। तो 87 के बारे में बात की तो किन किन को शामिल किया गया था? आपकी पटादकल के स्मारकों का समूह। तो ये एक जगह है पटादकल, इसके स्मारकों का समूह है जो कहाँ पे है? कर्नाटका में है। इसको 1987 में यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया था। एलिफेंटा की जो केव्स है वो महाराष्ट्र में है, उसको भी 1987 में शामिल किया गया था। सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, इसको भी 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। और जो चोल मंदिर है जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया था 1987 में। क्वेश्चन यहाँ से दो तरह के बनते हैं, ये भी कर सकते हैं हम लोग कि चोल मंदिर कहाँ स्थित है। तो चोल मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। एलिफेंटा की केव्स कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और पटादकल के स्मारक कहाँ पे है? आपके कर्नाटका में है। इन सब का जो यूनेस्को में स्थान है, इन सब को जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था वो 1987 के अंदर शामिल किया गया था। माइट भी हो सकता है कि अब थोड़ा डीप में पूछा जाए और ये पूछा जाए कि जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है इसको यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया था। तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1987 के अंदर क्या कहते हैं? यूनेस्को की लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, एक सेकेंड। नेक्स्ट है OPEC, ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातों देशों का संगठन। क्या है? OPEC क्या है? पेट्रोलियम निर्यात देशों का जो संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है वियना और ऑस्ट्रिया में। क्या? वियना ऑस्ट्रिया में है। किसका मुख्यालय? OPEC का। इसका मतलब है पेट्रोलियम निर्यात देशों का जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया में है। क्या कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है। तो जो NH27 है ये पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। कहाँ तक? पोरबंदर से सिलचर को जोड़ता है NH27। कौन सा? NH27 पोरबंदर को कहाँ से जोड़ता है? सिलचर से जोड़ता है। नेक्स्ट है कि भारत एक खोज की पुस्तक लेखक कौन है। ये हमें पहले भी पढ़ लिया था। भारत एक खोज के जो लेखक है वो जवाहरलाल नेहरू है। इसके ऊपर एक टीवी का सीरियल भी आता है जो हम बहुत पहले बचपन में देखा करते हैं, भारत एक खोज, जिसके रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। भारत भारती के रचयिता है महती शरण गुप्त और लाइफ डिवाइन के रचयिता है अरविंद घोष। तो भारत एक खोज के रचयिता कौन है? भारत एक खोज के रचयिता है जवाहरलाल नेहरू। भारत भारती के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त और लाइफ डिवाइन के रचयिता है अरविंद घोष। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व के जो शीत मरुस्थल है उनको किस नाम से जाना जाता है? टुंडा। किन नाम से जाना जाता है? टुंडा नाम से जाना जाता है। विश्व के जो शीत जो ठंडे जो मरुस्थल है उनको क्या कहा जाता है? टुंडा मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कृष्ण राजा सागर बांध किस नदी पे है। तो कृष्ण राजा सागर बांध किस नदी पे है? यह है कावेरी नदी पे। कौन सी नदी पे? कावेरी नदी पे है। और है कहाँ पे? कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है। कर्नाटक की कावेरी नदी पे स्थित है कृष्णा राजा सागर बांध। कर्नाटक के बारे में और पढ़ते हैं। अगर शिव समुद्र बांध के बारे में बात आती है तो शिव समुद्र बांध भी आपका कर्नाटका में है, कावेरी नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी भी स्थित है कर्नाटका के अंदर। और तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटका में। दोबारा रिपीट करते हैं, कृष्णा सागर बांध का संबंध है कावेरी नदी से। कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पे स्थित है कहाँ पे? कर्नाटका में। कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पे स्थित है कहाँ पे? कर्नाटका में। शिव समुद्रम बांध जो है वो कावेरी नदी से संबंधित है और है कहाँ पे? कर्नाटका में। शिव समुद्रम बांध कहाँ पे है? कर्नाटका में है, कावेरी नदी से संबंध रखता है। अलमाटी बांध आपका कौन सी नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। अलमाटी माटी कौन खाते थे? श्री कृष्ण खाते थे। कहाँ पे? कर्नाटका में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है और कहाँ पे? कर्नाटका में। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पे और है कहाँ पे? कर्नाटका में। तो कर्नाटका में कौन कौन से बांध है? कृष्णा राजा सागर बांध, शिव समुद्रम बांध, अलमाटी बांध और आपका तुंगभद्रा बांध कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है।
नेक्स्ट है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूरज किस दिन दिखाई देता है। तो नॉर्वे के अंदर जो अर्धरात्रि का टाइम पीरियड होता है उसके अंदर सूरज दिखाई देता है, किस समय दिखाई देता है, किस दिन दिखाई देता है, तो 21 जून को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? 21 जून को नॉर्वे के अंदर क्या दिखाई देता है? अर्धरात्रि का सूरज दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्वे से एक चीज क्वेश्चन दिमाग में आया, बता देता हूं वो भी आपको। जो नोबेल पुरस्कार है, जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वो जो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी सारे पुरस्कार अलग जगह पे दिए जाते हैं, स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं, मगर जो सिर्फ शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब की थी? 1 अप्रैल 1935 में स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में की गई थी। तो जो आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में, कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। मगर जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। कब? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, स्थापना हुई थी 1935 में कोलकाता में, और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, 1949 को। नेक्स्ट है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन से थे। तो पहले भारतीय कौन थे? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। कौन था? विनोबा भावे जी को पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो 1957 में स्टार्ट हुआ था, और जो इनकी जो मैग्सेसे फाउंडेशन है, यानी कि फिलिस्तीन के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके उपलक्ष्य में ये दिया जाता है। तो कौन थे पहले भारतीय जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो थे विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य में है। तो पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, और कश्मीर घाटी को कहाँ से जोड़ता है? जम्मू से जोड़ता है। तो जम्मू जो कश्मीर की घाटी है, उससे अगर जम्मू जाना हो तो कौन से रास्ते से जाते हैं? पीर पंजाल दर्रे से होकर जाते हैं। है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। दोबारा रिपीट करते हैं, पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर की घाटी को किससे जोड़ता है? जम्मू से जोड़ता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है। तो किस तिथि को भारत के संविधान का अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी कि वो बनके तैयार हो गया था। ठीक है, लागू नहीं हुआ था, लागू हुआ था नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, मगर अंगीकृत कब किया गया था, मतलब बन के तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1939 यानी 1949 को ये तैयार हो गया था। तो इस वीडियो में से इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, राइट। और ये 2000 क्वेश्चन की पूरी सीरीज जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, और आप प्ले लिस्ट में आके चेक कर सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट टू यू, आई सजेस्ट टू यू कि आप इसको डे 1 से करिए तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। कई सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठेंगे, और आई एम डैम श्योर कि जब आप ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे तो आपके माइंड में इतना अच्छा स्टफ आपके माइंड में होगा जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा कि इस सीरीज़ के अंदर चीज़ों को इतनी बार बोला गया है, मैंने इतनी बार, अगर आप मेरे से ये सीरीज़ कंप्लीट करते हैं तो आप प्लीज़ मेरे साथ बार बार बोलिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे मेरे साथ बार बार बोलिए। ठीक है, उससे क्या होगा, वो आपके वो चीज़ें जो कि माइंड में सेट हो जाएगी। फिर क्या होगा, एक्चुअली क्या था, पढ़ते हम सभी हैं, मगर जब एग्ज़ाम का टाइम पीरियड आता है, जब एग्ज़ाम आता है सामने और क्वेश्चन के आंसर आते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, तो हम बिल्कुल गोल हो जाते हैं। उस समय हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। उस चीज़ से बचने का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट तरीका यह है कि हम इन चीज़ों को इतनी बार गो थ्रू करें कि ये इतनी बार हमारे दिमाग में सेट हो जाए कि हमें उस समय विद इन सेकेंड में हम लोग उसको आंसर टिक कर सके। क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। जो बच्चा टाइम को सेव करके काम करता है वही पूरा पेपर कंप्लीट कर पाता है। कई बार देखा गया है कि बच्चों से पेपर ही पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। तो अगर सोचिएगा पेपर ही पूरा कंप्लीट नहीं किया तो पास होने के चांसेस कितने रह जाएंगे, राइट। तो कोई बात नहीं, आप तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए मेरे से, अच्छे से चीज़ों को पढ़िए। मेरा समझ आता है आपको मुझसे पढ़ लीजिए, किसी और का समझ आता है आप किसी और से पढ़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मगर आप पढ़ने के वो फोकस कीजिए, समझने को वो फोकस कीजिए, राइट। चलिए ठीक है, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।